मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून के टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट बीएड में कार्य कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग पार्ट 1 बताया था। आज मैं आपको मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, जिन्हें हम शिक्षण के सूत्र कहते हैं, के बारे में बताऊंगी। अध्यापक की विद्वता, विषय पर अधिकार और उसमें व्यावसायिक योग्यता होते हुए भी ये आवश्यक नहीं है कि वो छात्रों के लिए उपयोगी प्रमाणित हो। वास्तविक अर्थ में अध्यापक वह है जो अपने ज्ञान और अनुभवों की व्याख्या छात्रों के मस्तिष्क में पहुंचा दे और छात्रों को उनकी रुचि तथा जिज्ञासा के अनुरूप ज्ञान की विविध शाखाओं से परिचित कराना शिक्षक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। और इसी दृष्टि से शिक्षा शास्त्रियों ने मैगजीम्स ऑफ टीचिंग को प्रतिपादित किया है, और जो कि विद्यार्थियों के लिए ये सर्वाधिक उपयोगी हैं। और इससे छात्र अध्यापक को कक्षा में जाने के बाद अपने अध्यापन को कहाँ से प्रारंभ करना है, इसके बारे में उन्हें सही दिशा निर्देश मिल जाता है। अब मैं आपको मैगजीम्स ऑफ टीचिंग शिक्षण सूत्रों की कुछ परिभाषाओं के बारे में बताऊंगी। जैसे टीचिंग एक्टिविटीज एंड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड बाय यूजिंग मैगजीम्स ऑफ टीचिंग according to Dr. R.A. Sharma. The term magzyms of teaching may be defined as rules for presenting difficult terms and concepts to make them easy to comprehend in classroom teaching. अर्थात शिक्षण के सूत्रों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हम डिफिकल्ट टर्म्स और कॉन्सेप्ट को कक्षा में समझने योग्य बनाने के लिए हम शिक्षण के सूत्रों को प्रयोग करते हैं। इसी तरह से दीज आर सर्टेन वेल नोन मैगजीम्स ऑफ मेथोडिकल प्रोसीजर्स विच आर वेरी यूजफुल टू द टीचर्स। भाटिया ने भी कहा है कि ये जो है वेल नोन मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है, जो कि टीचिंग प्रोसीजर को बहुत ही ईजी बना देते हैं। और मैगजीम्स ऑफ टीचिंग एक्ट as the springboard of teaching learning process and thus helps the teacher in achieving the predetermined objectives of education. और जो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग हैं वो क्या करते हैं कि पहले से निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। स्प्रिंग बोर्ड अर्थात उसको उछाल देते हैं, उसको समझने योग्य बनाते हैं, उसको विद्यार्थियों के मस्तिष्क में सही तरह से पहुंचाने में काम करते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी उपयोगी माने जाते हैं। और ये जो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग हैं हैव बीन डेवलप्ड बाय फाउंडेशन ऑफ फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। ये इन शास्त्रों से लिए गए हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि शिक्षण के जो सूत्र हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग हैं, और जो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग हैं, शिक्षण के सूत्र और शिक्षण के सिद्धांतों में कई बार जो है वो डिफ्रेंसिएशन करना मुश्किल होता है, अंतर करना मुश्किल होता है। लेकिन मैं 1-2 पॉइंट आपको इसके अंतर के लिए बताऊंगी। जैसे कि जो प्रिंसिपल्स इज ए फंडामेंटल ट्रूथ और प्रीपोजिशन that serves as the foundation for a system or of beliefs or behavior or for a chain of reasoning। और जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या करते हैं, ये फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजिशंस है, जो क्या करते हैं कि हमारे सिस्टम, बिलीफ और व्यवहार को और हमारी रीजनिंग को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। और मैगजीम्स क्या है, मैगजीम्स इज ए शॉर्ट pithy statement expressing a general truth or rule of conduct principles। ये जो है जो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग हैं ये छोटे होते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं, और जनरल ट्रुथ मतलब एक सामान्य सत्य जो है वो बताते हैं। हमारे मतलब आचरण और व्यवहार करने के लिए सामान्य सच्चाई बताते हैं। और जो सिद्धांत होते हैं प्रिंसिपल्स टेंड टू बी मोर फॉर्मल एंड मैगजीम्स आर मोर इनफॉर्मल। जो सिद्धांत होता है वो फॉर्मल होता है, और जो मैगजीम्स होता है वो इनफॉर्मल अधिक होता है। तो ये जो और जो ज़्यादा अंतर ये है कि जो शिक्षण के सिद्धांत होते हैं वो सभी विषयों में समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन जो शिक्षण के सूत्र होते हैं वो परिस्थिति विशेष में लागू होते हैं।
इसी तरह से शिक्षण के सभी सिद्धांत जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता का एक्टिवनेस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लेकिन इसमें नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं, एनालिसिस टू सिंथेसिस, जो एक दूसरे के विरोधी भी माने जाते हैं। अब मैं आपके सामने टाइप्स ऑफ मैगजीन्स ऑफ टीचिंग बताऊंगी कि कितने प्रकार के शिक्षण के सूत्र हैं, और ये जो शिक्षण के सूत्र हैं ये 11 हैं, 11 हैं, जिनको कि शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम और सुचारू करने के लिए बनाया है। सबसे पहला है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम होल टू पार्ट, फ्रॉम इनडिफिनिट टू डिफिनिट, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल एंड टू फॉलो नेचर। अब मैं आपको एक एक मैगजीम्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग सबसे पहला जो मैगजीम्स है फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर ये जो आपका मैगजीम्स है ये इट इज़ बेस्ड ऑन ए परसेप्टिव मास थियरी। आपने हर्बार्ट का नाम सुना होगा। हर्बार्ट ने ए परसेप्टिव मास थियरी को दिया था। ए परसेप्टिव मास थियरी के अनुसार जन्म के कुछ समय पश्चात ही बालक में विचारों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे वो ज्ञान को ग्रहण करने लगता है। हम जब और मस्तिष्क में पुराने और नए ज्ञान का संचय होता रहता है। पूर्वानुवर्ती ज्ञान सिद्धांत, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पूर्व प्लस अनुवर्ती। पूर्व मतलब पहले का, अनुवर्ती मतलब बाद का। अर्थात जब पहले सीखे गए विचारों के साथ जब नए विचार जो प्रदान किए जाते हैं वो मिल जाते हैं तो वो पूर्वानुवर्ती ज्ञान सिद्धांत हो जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जो सूत्र है वो भी हमें ये बताता है कि सीखने की प्रक्रिया में बालक पूर्व अर्जित ज्ञान और अनुभवों को नए ज्ञान और अनुभवों से जोड़ता है। इसलिए बालक को प्रदान किए जाने वाला जो ज्ञान है वो पूर्व अनुभवों पर ही देना चाहिए। The most natural way of teaching a lesson is to proceed from something that the pupils already know to those facts which they do not know। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है और इसमें जो है वो विद्यार्थियों को ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों को रामचंद्र जी से संबंधित कोई पाठ पढ़ाना है तो उनको पहले रामलीला के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। इसी तरह से ज्योग्राफी में अगर हमें किसी पाठ को शुरू करना है तो हमें जो व्यावसायिक वस्तुएं हैं उनसे विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ेगा, और हमारी जो फूड है, क्लोथ्स हैं, और जो हमारी अदर रिक्वायरमेंट हैं वो किस तरह से पूरी होती हैं, और हम ज्योग्राफी में किस तरह से इसका अध्ययन करते हैं इसके बारे में विद्यार्थियों को बताना पड़ेगा। इसी तरह से आप किस प्रदेश में रहते हैं और उपजाऊ और समतल भूमि के बारे में बताना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उसके ही आधार पर हम राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों के बारे में बता सकते हैं कि वहाँ पर चूँकि वर्षा कम होती है इसलिए कटीले पेड़ होते हैं, और आप जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पर जंगल होते हैं और हरे भरे पेड़ होते हैं। अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें बढ़ना चाहिए। दूसरा जो मैगजीम्स है वो है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अर्थात सरल से कठिन की ओर। दिस मैगजीम्स ऑफ टीचिंग इज मोर साइकोलॉजिकल, ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है। दैट ए चाइल्ड लर्न्स इजी थिंग्स एंड अवॉइड कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट कंटेंट्स। विद्यार्थी सरल चीज़ों को सीखना चाहता है और कठिन चीज़ों को अवॉइड करना चाहता है। तो हमें क्या करना है, हमें सरल और कठिन दोनों को देना है, लेकिन अगर हम सरल के आधार पर कठिन चीज़ों को विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो उससे उनका सीखना आसान हो जाएगा। जैसे अगर हमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाना है तो पहले हमें लोकल अवेयरनेस विद्यार्थियों को देनी पड़ेगी, और इसी तरह से मैथ्स में हमें सिंपल पहले क्वेश्चंस बताने पड़ेंगे और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स सवालों को बताना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री में भी आप बच्चे जो है स्वभाव से ही कल्पनाशीलता उनमें होती है, कहानियों के प्रति उनमें रुचि होती है, तो इतिहास को स्टोरी के माध्यम से अगर पढ़ाया जाए तो विद्यार्थी उसे ज़्यादा अच्छा सीखते हैं और उनका मन उसमें लगता है। जैसे महाराणा प्रताप की कहानी उनको बतानी है या सम्राट अशोक के बारे में बताना है तो आपको पहले कहानियों के माध्यम से विद्यार्थियों को बताना पड़ेगा। थर्ड मैगजीन्स ऑफ टीचिंग है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त से मूर्त की ओर। पहले हम कॉन्क्रीट वस्तुओं को
विद्यार्थियों को बताते हैं। कंक्रीट मतलब जिन चीज़ों को इंद्रियों के द्वारा वो जान सकें, जो हमारी पंच इंद्रियां हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, इसके जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, इससे प्राप्त जो ज्ञान होता है वो मूर्त ज्ञान कहलाता है। जैसे विद्यार्थियों को अगर मैथ्स का ज्ञान देना है तो सबसे पहले उनको अगर हम 2+2 कहेंगे तो 4 वो उतना आसानी से नहीं सीखेंगे, बल्कि अगर उनको किसी मतलब कोई हम पदार्थ दे देते हैं 2 और फिर 2, फिर उसको अगर हम काउंट करने को कहते हैं तो वो उसे जल्दी सीख लेते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि छोटी कक्षाओं में जो कुछ भी उनको पढ़ाया जाता है वो इसी फार्मूले पर बेस्ड होता है कि कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर हम सीख चलते हैं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए हमको एनिमल्स के बारे में बताना होता है तो हम जो वातावरण में व्याप्त एनिमल्स हैं उनके बारे में पहले बताएंगे और फिर बाद में फॉरेस्ट में रहने वाले पशुओं के बारे में विद्यार्थियों को बताएंगे, क्योंकि अमूर्त गुण और विचार जो है वो बाद में विद्यार्थियों में डेवलप होते हैं, लेकिन पहले एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें बाद में डेवलप होती हैं, पहले जो है वो कंक्रीट चीज़ें होती हैं। इसमें मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको इस फार्मूले को, इस मैगजीम्स को बताती हूँ। जैसे एक राजा था, वो मूर्ति पूजा का प्रबल विरोधी था। बहुत से धर्मवेत्ता उसके पास सामने आए, लेकिन फिर भी वो उनको मूर्ति पूजा का महत्व नहीं समझा सके और उसने राज्य में ये ढिढोरा पिटवा दिया गया कि राजा को जो कोई भी मूर्ति पूजा का महत्व बताएगा या वो जो उनको ईश्वर पूजा में अगर उनकी वो करने में सफल होगा, बताने में, तो उसे जो है राजा के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। अनेक धर्मवेत्ता आए, अंत में एक धर्मवेत्ता आए और राजा ने उनका सत्कार किया और राजा उनको बैठक में ले गए, अपने ड्राइंग रूम में ले गए। वहाँ पर राजा ने चारों तरफ जो है अपने पूर्वजों के चित्र लगा रखे थे। धर्मवेत्ता ने राजा से पूछा कि ये चित्र आपने क्यों लगा रखे हैं? तो राजा ने कहा कि इन चित्रों को देखकर हमारे मन में जो है वो अजीब सी स्फूर्ति मिलती है, हमें उत्साह मिलता है, हमें इनके जैसा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो धर्मवेत्ता ने कहा कि जैसे आपको इन मूर्तियों को देखकर आप में अजीब स्फूर्ति और उत्साह का संचार होता है, उसी तरह से जो सगुण भक्ति के उपासक हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनको भी उन मूर्तियों को देखकर जो है उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है, कर्म करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कर्मणावाधिकारस्ते, तो इस तरह से कर्म करने की प्रेरणा भी हमें ईश्वर से मिलती है। तो इस प्रकार से हमें कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की ओर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। अगर हम पहले ही विद्यार्थियों को एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बता देंगे, जैसे अगर हमें भाषा का शिक्षण देना है तो हम पहले जो अल्फ़ाबेट्स उनको बताते हैं, जो देवनागरी लिपि उनको सिखाते हैं, उसमें जैसे अ से अनार, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो ये हम अपने आसपास के वातावरण के जो कंसेप्ट होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनके आधार पर उनको हम अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान देते हैं। तो ये हमारा मूर्त से कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जो है ये एग्जाम्पल होता है। ठीक उसी तरह से अगर हम ये नेक्स्ट हम बताएं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इसे हम सीन टू अनसीन भी कहते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इस मैगजीम्स का अर्थ होता है कि जो वस्तुएं और घटनाएं बालक के अनुभव क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होती हैं, वो उनका ज्ञान उनको सरलता पूर्वक हो जाता है। वस्तुओं और घटनाओं के परोक्ष रूप से होने से उनके ज्ञान कोश में उनको प्रविष्ट कराना कठिन कार्य होता है। अतः सबसे पहले हम प्रत्यक्ष चीज़ों का उदाहरण दें और बाद में हम अप्रत्यक्ष, जैसे हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको पुष्प के बारे में जानकारी देनी है, फूलों के बारे में जानकारी देनी है, तो आपके घर के आसपास जितने भी फ्लावर हैं, जैसे मैरीगोल्ड का उदाहरण दे सकते हैं आप, गुड़हल का दे सकते हैं, उसके आधार पर अगर आप फूलों की घाटी में बहुत सारे फूल हैं उनके बारे में बता सकते हैं कि ऐसे ही फूल जो है वो आपके फ्लावर ऑफ वैली में भी मिलेंगे। और पहले फूल के आकार के बारे में बताएंगे। आप प्रत्यक्ष रूप से क्लास में विद्यार्थियों के सम्मुख वो फूल ले भी जा सकते हैं, पत्तियों के बारे में जानकारी देंगे और फिर बाद में आप उसके गुणों और विशेषताओं को बताएंगे। अगर आप पहले ही गुणों और विशेषताओं को बताने लगेंगे तो विद्यार्थी उस कंसेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये जो है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या सीन टू अनसीन, मतलब प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर, जिसे हम फ्रॉम होल टू पार्ट कहते हैं। तो इसमें जो है क्या होता है कि जो सिद्धांत है ये साइकोलॉजी के प्रमुख सिद्धांत गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। द मैगजीम्स ऑफ टीचिंग इज गिवन बाय द गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी और परसेप्शन साइकोलॉजी।
ये जो है ये गेस्टाल्टवाद पर आधारित है ये सूत्र, और इसमें ये प्रत्यक्षीकरण पर आधारित है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि सबसे पहले हम होल को देखते हैं, और कहा जाता है कि द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, क्योंकि संपूर्ण जो है उसके अंशों की अपेक्षा बड़ा होता है, इसमें ये माना जाता है। और ये कहा जाता है कि जैसे सबसे पहले बालक क्या करता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम किसी भी चीज़ का परसेप्शन करते हैं, जैसे हम विद्यालय में जाते हैं तो एज ए होल हम पूरे विद्यालय की बिल्डिंग देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे प्लेग्राउंड कहाँ है, प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है, और बहुत सारी चीज़ें हम बाद में देखते हैं। हम टेबल को देखते हैं तो हम टेबल को एज ए होल देखते हैं, फिर बाद में उसके एक एक पार्ट की ओर जाते हैं। तो हमें विद्यार्थियों को एज ए होल कोई चीज़ बताना चाहिए, फिर बाद में जो है हमें उसके छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में बताना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है ग्रामर का कि राम इज ए गुड बॉय, तो पहले आप एक पूरा सेंटेंस बताएंगे, फिर उसके बाद आप बताएंगे कि राम नाउन है, इज वर्ब है। तो इस तरह से आगे आगे जो है गुड क्या है, एडजेक्टिव है, तो और बॉय क्या है, नाउन है। तो इस तरह से आप जो है वो अलग अलग उसको उसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन एज ए होल। तो ये जो हमारा शिक्षण का सूत्र है ये काफ़ी उपयोगी माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जैसे ज्योग्राफी है, जैसे लैंग्वेज है, जैसे साइंस सब्जेक्ट हैं, तो हमें यूनिट एज मतलब होल यूनिट के बारे में बताना चाहिए, और फिर धीरे धीरे जो है हम उसको छोटे छोटे पार्ट में अगर बांट कर पढ़ाते हैं तब हम उसको विद्यार्थियों को आसानी से समझा सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी में अगर आपको बताना है तो पहले आपको अपने रीजन के बारे में बताना पड़ेगा, फिर बाद में जो है वो अलग अलग देशों के जलवायु के बारे में बताना पड़ेगा, अलग अलग देशों की स्थिति के बारे में बताना पड़ेगा, और इसके लिए आपको ग्लोब दिखाना पड़ेगा बच्चों को, इसके लिए आपको जो है मैप दिखाना पड़ेगा बच्चों को, और फिर उनको जानकारी देनी पड़ेगी। तो अगर हम मतलब एग्जाम्पल्स के द्वारा विद्यार्थियों को बताते हैं तो वो ज़्यादा उनके सीखने में उनको आसानी होती है। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम इनडिफिनिट टू डिफिनिट, अनिश्चित से निश्चित की ओर। बालक का जो मस्तिष्क है वो अपने वातावरण के संपर्क में आने से अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ता है। इनडिफिनिट टू डिफिनिट मतलब पहले जो है हमारा ज्ञान जो है वो अनिश्चित होता है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको निश्चित करते जाते हैं, डिफिनिट करते जाते हैं। जैसे एक अन्वेषक होता है, जो रिसर्चर होता है, वो अनिश्चित तथ्यों के आधार पर निश्चित तथ्यों की ओर बढ़ता है। और इसी तरह से जैसे विज्ञान के जो विभिन्न विषय हैं, विज्ञान के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उन घटनाओं के बारे में, उन सिद्धांतों के बारे में आप जानकारी देते हैं विद्यार्थियों को, तो हम अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ते हैं। और इसलिए इसमें क्या करना चाहिए कि अनिश्चित ज्ञान को निश्चित करने के लिए उनको चित्रों को दिखाना चाहिए, उनको जो भी कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दिखाना चाहिए, आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहिए। जैसे आपको बल के बारे में पढ़ाना है, फोर्स के बारे में पढ़ाना है, तो आप एक बॉल की सहायता से जो है वो फोर्स को बता सकते हैं, और डिफरेंट एग्जाम्पल्स देके आप चार्ट में जो है उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स देके बता सकते हैं। वो अपने घर के सामने खेलते तो हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि फोर्स क्या है, फोर्स कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल्स के द्वारा जब आप बताएंगे, इसी तरह से जब बच्चे घर से आते हैं तो अनेक अंधविश्वास उनके मन में होते हैं, तो उन अंधविश्वासों को आपको उसके प्रति उसकी सत्यता क्या है, उस अंधविश्वासों को दूर करने के लिए आपको फैक्ट्स की सहायता लेनी चाहिए, आपको तथ्यों की सहायता लेनी चाहिए, और फिर विद्यार्थियों को बताना चाहिए। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट मैगजिम्स है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये सूत्र जो है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि विश्लेषण जो है, एनालिसिस जो है, वो हमारे मस्तिष्क की स्वाभाविक क्रिया मानी जाती है, नेचुरल प्रोसेस ऑफ माइंड माने जाता है एनालिसिस। किसी भी विषय को समझने के लिए और उसको ग्रहण करने के लिए उसके विविध पक्षों का विश्लेषण काफ़ी आवश्यक माना जाता है। जैसे अगर हम न्यूज़ को एनालाइज करें तो न्यूज़ का अर्थ क्या होता है, वैसे आप न्यूज़ कह देते हैं, लेकिन न्यूज़ में क्या है कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, जहाँ पे चारों डायरेक्शन की खबरें आपको मिलती हैं, न्यूज़ आपको मिलती है, उसे हम न्यूज़ कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ विषय का समन्वित रूप भी आपको रखना है विद्यार्थियों के सामने, आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी विद्यार्थियों के सामने इसको रखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम इसको संश्लेषण की प्रक्रिया मानेंगे। तो कुछ लोग इसको पार्ट टू होल भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मतलब ऐसा मानना ठीक नहीं है। तो साइंस के सब्जेक्ट में, सोशल साइंस के सब्जेक्ट में ये जो एनालिसिस टू सिंथेसिस है, और जैसा आप उसमें मैथ्स में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे कठिन से कठिन विषय को
को हम सरल बना सकते हैं, दुरूह विषय को, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को भी हम आसानी से विद्यार्थियों के सम्मुख समझा सकते हैं। व्याकरण के लिए, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए बहुत सारे ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम एनालिसिस टू सिंथेसिस जो मैगजीन्स ऑफ टीचिंग है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो एनालिसिस टू सिंथेसिस है ये हमारे प्रसिद्ध विद्वान जो है वो सॉक्रेटिस मेथड में भी इसका प्रयोग किया गया है। जिन्होंने क्वेश्चनिंग मेथड का आविष्कार किया था उसमें एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड को ज़्यादा प्रयोग किया गया है। और ये दोनों विधियां जो है एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे की विरोधी नहीं है। अब हम आते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि हम उदाहरणों के द्वारा नियम निकलवाते हैं और इसमें अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों के सामने कुछ उदाहरण रखता है जिसे हम इंडक्शन मेथड कहते हैं, जिसे हम जैसे आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो मैं आपको बताती हूँ। If any solid object is immersed in water or any liquid, there is reduction in its weight of that object. We can study it through scientific experiment. This is called buoyant force, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो अगर विद्यार्थियों के सामने हम उत्प्लावन बल और बायंट फोर्स के बारे में बताएंगे तो इसके लिए आपको क्लास में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और फिर विद्यार्थियों को बताना पड़ेगा। इसी तरह से एवरेज के लिए आपको एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये साइकोलॉजिकल मैगजीम्स है, सूत्र है, और इसमें ये कहा जाता है कि हमारे मस्तिष्क में नियम का जो प्रादुर्भाव है वो भिन्न भिन्न उदाहरणों के अवलोकन से होता है और इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। ये प्रयोगों के आधार पर और अनुभवों के आधार पर विद्यार्थियों को दिया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैगजीम्स है फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल, अनुभूति से युक्त की ओर। इसमें बालक सीखने की क्रिया में निरीक्षण तथा अनुभवों के द्वारा सीखता है। उसका ज्ञान जो है वो तार्किक दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता है। जैसे जैसे विद्यार्थी आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे अनुभव करते जाते हैं, वैसे वैसे जो है उनको सीखा हुआ ज्ञान उनको तर्क की दृष्टि से भी हमें आगे बढ़ाना होता है। तर्क की दृष्टि से भी उसे आगे बढ़ाना होता है। और इसमें जो है हम साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज और सोशल साइंस में इसका बहुत स्पष्टता से प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए विद्यार्थी दिन और रात होने के कारणों के बारे में देख रहे हैं दिन और रात होते हुए, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ग्लोब की सहायता से आपको दिखाना है कि जैसे यहाँ पर अगर दिन है तो यूएस वगैरह में रात है, और ग्लोब के दूसरी साइड से करके आपको ग्लोब की सहायता से, पृथ्वी के मैप की सहायता से विद्यार्थियों को बताना पड़ेगा। तो अनुभव तो वो कर रहे हैं, लेकिन उस अनुभव को लॉजिक की हेल्प से, तर्क की सहायता से आपको उसको विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा, और तभी वो दिन रात होने के कारणों को जान सकते हैं, सौर मंडल की बनावट के बारे में वो जान सकते हैं, और इसको जो है उसे वो सिद्ध कर सकेंगे। तभी उनका सीखा हुआ ज्ञान जो है वो लॉजिकल कहा जाएगा। उसके बाद आता है आपका साइकोलॉजिकल टू रेशनल। इसमें साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल अर्थात मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक क्रम की ओर। किसी भी वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण है वो बालकों की रुचि, जिज्ञासा, उत्साह और ग्रहण शक्ति जो है वो विद्यार्थियों के अनुसार उसको करने के लिए तार्किक दृष्टि से उसको विद्यार्थियों के सम्मुख रखना आवश्यक होता है, और इसके लिए हम बालक की रुचि और समझ को विकसित करने का प्रयास करते हैं। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जो मैगजीन्स ऑफ टीचिंग है वो ये है कि बालकों को दिया जाने वाला ज्ञान उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए, अर्थात उनकी रुचि के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार, उनकी उपलब्धि के अनुसार, उनकी बुद्धिलब्धि के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिए, और उसके बाद उसे हमें तर्क की ओर ले जाना चाहिए। जैसे प्राचीन समय में हम किसी भी चीज़ को, जैसे कहते हैं कि जहाँ आग है वहाँ धुआं होगा, जैसे कहीं भी धुआं उठ रहा है तो ये कहा जाएगा कि वहाँ पे आग जरूर होगा, क्योंकि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग जरूर होता है।
तो मतलब तर्क की सहायता से, और इसी तरह से प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि होते थे अपने शिष्यों को तर्क की सहायता से विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करते थे। तो साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, पहले के ज़माने में लॉजिक ज़्यादा चलता था, और अब अभी भी लॉजिक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि साइकोलॉजिकल मतलब विद्यार्थियों को, चूँकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो हम विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में पहले रखते हैं, और उसके बाद लॉजिक की सहायता से, तर्क की सहायता से उस ज्ञान को विद्यार्थियों को देने के लिए प्रयास करते हैं। तो आधुनिक युग में मनोवैज्ञानिक क्रम को ज़्यादा महत्व दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फॉलो नेचर, प्राकृतिक विधि। ये जो फॉलो नेचर है उसमें ये कहा गया है कि बालक की जो शिक्षा है वो बालक की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। ये जो मैगजीम्स है ये रूसो के प्रकृतिवाद से लिया गया है, और इसमें जो है वो जो दिस इज गिवन बाय नेचुरलिज्म, रूसो हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ फॉलो नेचर। रूसो ने प्रकृति का अनुसरण करने की बात कही है, और जो बालक की शिक्षा होनी चाहिए वो बच्चों की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। बच्चों के जो शारीरिक और मानसिक उनका विकास होता है, उनका फिजिकल और मेंटल जो डेवलपमेंट होता है, उसके अनुसार शिक्षा के साधन विकसित किए जाने चाहिए। तो ये जो प्राकृतिक विधि है ये भी विधि काफ़ी उपयोगी है। इस प्रकार से ये शिक्षण के सूत्र जो हैं इनका प्रयोग करके हम प्रत्येक विषय के, ये जो एकादश शिक्षण के सूत्र हैं ये प्रत्येक विषय के लिए आधारभूत तत्व प्रदान करते हैं। This magazines of teaching is very useful for student teachers। अब मैं इसके मेन फीचर्स बताऊंगी कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के। तो सबसे पहले है कि मैगजीम्स ऑफ टीचिंग हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एक्टिविटीज़। टीचिंग एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने में ये मदद करते हैं। इट मेक्स प्रेजेंटेशन ऑफ टर्म्स एंड कंसेप्ट ईजिली अंडरस्टैंडेबल, इसको जो है आसानी से समझने योग्य बनाते हैं। उसके अलावा इट एनेबल्स टीचर टू मेक हिज कम्युनिकेशन इफेक्टिव फॉर द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के मानसिक क्षमता के अनुसार अपने कम्युनिकेशन को, अपने जो भी वो लेक्चर दे रहे हैं वो विद्यार्थियों के मेंटल लेवल के अनुसार रखने में शिक्षक की ये शिक्षण सूत्र मदद करते हैं। उसके अलावा इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर विच इज़ यूज्ड इन डिजाइनिंग एंड प्रेजेंटिंग कंटेंट इन एन इफेक्टिव वे। ये जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर का, जो कि शिक्षक को विषय वस्तु को प्रेजेंट करने में, प्रभावशाली ढंग से प्रेजेंट करने में शिक्षक की काफ़ी सहायता करता है। इस तरह से ये शिक्षा मैगजीम्स ऑफ टीचिंग को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। और ये जो ये 11 मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है, और ये सारे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग कई बार ऐसा लगता है कि एक विषय के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं, दूसरे विषय के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन ये शिक्षण के सूत्र कहीं ना कहीं हमें शिक्षण के लिए अर्थपूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं, शिक्षण को समझने योग्य बनाते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाते हैं। किसी भी छात्र अध्यापक को कक्षा में जाने से पहले इन शिक्षण सूत्रों का अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षण सूत्र विद्यार्थी को, जो छात्र अध्यापक है, उसको दिशा निर्देश प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। क्योंकि विषय पर आपका कितना भी अधिकार क्यों ना हो, आप में व्यावसायिक योग्यता कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन अपने ज्ञान को विद्यार्थियों के ज्ञान तक पहुंचाने में ये शिक्षण के सूत्र आपकी अत्यधिक मदद करते हैं। और मैगजीम्स ऑफ टीचिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर टीचिंग एंड फॉर योर प्रोग्रेस। थैंक्स।